हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज वर्ण विचार। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे वर्णों के बारे में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्ण अर्थ वाले होते हैं। ठीक है, चलिए। वर्ण मुख से उच्चारित प्रत्येक ध्वनि को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जो हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकल रही है, मैं बोल रही हूँ, मेरे मुख से जो भी ये ध्वनियां निकल रही हैं, और ध्वनि से मतलब यहाँ ये नहीं है कि किसी भी वाहन की या किसी वस्तु के गिरने की ध्वनि। ठीक है, केवल वही ध्वनि की बात कर रही हूँ जहाँ पे जो हमारे मुख से निकलने वाली, क्योंकि हम यहाँ पे भाषा की बात कर रहे हैं। ध्वनि के लिए निर्धारित चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। उपर्युक्त दिए गए दोनों वाक्यों में क्रमशः 3-5 शब्द हैं। प्रत्येक शब्द का निर्माण कई ध्वनियों से हुआ है। जैसे कौन सा? राम पढ़ता है, कमला पत्र लिख रही है। ठीक है, इसमें 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, 1 2 3 4 5, और दूसरे वाले में 5 शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमने राम बोला है, ठीक है, राम को अब हम वर्ण देखते हैं, इसके अलग अलग करेंगे। इसको रे आ में ए, राम। ठीक है, तो अब इस शब्द में कितने आ गए? 4 अक्षर आ गए। राम शब्द में मतलब 4 वर्ण आया। ठीक है, पढ़ता है, ऐसे इनमें सब में अलग अलग वर्ण को अलग कर दिया गया है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि छोटी से छोटी उच्चारित ध्वनि, मतलब जो हमने अगर छोटी से छोटी ध्वनि पर हम ध्यान देंगे, पूरे शब्द पे नहीं, उस शब्द को तोड़कर धीरे धीरे, ठीक है, उसकी हर एक छोटी से छोटी ध्वनि पर अगर हम ध्यान देंगे तो वे ही ध्वनि के लिए जो चिन्ह निश्चित है ना, ये वे ध्वनि चिन्ह है जिनके और टुकड़े नहीं कर सकते। मतलब वाक्य था, हमने इसके टुकड़े कर दिए शब्दों में, अब शब्द है, इसका भी टुकड़ा कर दिया हमने वर्ण में। क्या अब ये वर्ण बच के इसका और टुकड़े कर सकते हैं, उसके और खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, जो वर्ण है क्रमबद्ध से मतलब यहाँ पर है बिल्कुल सीरियल वाइज। ठीक है, जो वर्ण जहां पर आना चाहिए अपने निश्चित स्थान पर, तभी वो वर्णमाला है। ठीक है, तो वर्णों का सार्थक समूह भी कह सकते हैं हम, वर्णमाला कहलाता है। और मानक जो है हिंदी वर्णमाला केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारण इस प्रकार किया गया है। मतलब जो हमारी हिंदी वर्णमाला है ना, ये स्वर, पहले बात आती है स्वर की। तो स्वर कितने होते हैं? स्टार्टिंग में से आपके स्वर होते हैं ये 11। ठीक है, 11 स्वर होते हैं, और 2 होते हैं आपके अंग, और जो आहा होता है वो होते हैं आपके 2 अयोग वहा। ठीक है, तो स्वर की बात कर लेते हैं। ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, फिर आते हैं व्यंजन। ठीक है, तो ये भी स्टार्टिंग के 25 माह तक होते हैं आपके ये स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये 2 अतिरिक्त है, तो ये आपके हो गए यहाँ पे स्पर्श व्यंजन हो गए हैं। क च ट तप वर्ग जो आपका होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो ये 25 लेटर्स होते हैं का से लेकर मा तक स्पर्श व्यंजन। अब आते हैं य र ल वा, ये होते हैं हमारे अंतस्थ। ठीक है, और श श स हा, ये होते हैं ऊष्म ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और जो ये आए थे अंग और आहा, ये हैं अयोग वहा, और क्ष त्र ज्य श्र, ये हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो क इनका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा क ख ग घ ङ, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, अंग आहा, क्ष त्र ज्य श्र। ठीक है, ये है हमारी हिंदी वर्णमाला। अब 2 है आगत स्वर अ, और एक होता है आगत व्यंजन। क्या होता है? ज फ। ठीक है, अब वर्णों के भेद के बारे में जाएंगे। उच्चारण के आधार पर वर्णों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो स्वर और एक व्यंजन। यहाँ पे वर्णमाला की बात चल रही है, वर्णमाला को मतलब उच्चारण के से हमने 2 भागों में बांट दिया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर क्या है? जैसे भी हमने स्टार्टिंग में किया था, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर है, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, स्वरों का प्रयोग 2 रूप में होता है। कैसे? स्वतंत्र रूप से होता है और एक मात्रा के रूप में होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से कैसे होगा? जहां पे जो जैसे स्टार्टिंग में अगर शब्द के शुरू में ही स्वर आ रहा है, मतलब साउंड जो है ना स्वर की बन रही है, तो वो स्वर ऐसे आ जाएगा, मात्रा में नहीं बदलेगा। जैसे ईश्वर आम में आ गया, उदास में उ आ गया, औरत में पहले ही औ स्वर आ गया। ठीक है,
तो अगर स्टार्टिंग में स्वर आ रहा है तो वहां पे हम ये स्वर ही यूज करेंगे, ठीक है। अब मात्रा के रूप में कैसे यूज हो जाएगा, जैसे किसान वर्ड है तो व्यंजन के बाद अगर स्वर आ रहा है तो हम उसकी मात्रा लगाएंगे, अगर व्यंजन के बाद स्वर की साउंड है तो हम वहां पे मात्रा का प्रयोग करेंगे, उसी स्वर की मात्रा, ठीक है। तो स्वरों के भेद हो जाएंगे। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हस, दीर्घ, प्लुत। अब देखिए हस स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम मतलब कम से कम समय लगे, ठीक है, तो वे हस स्वर कहलाते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। कैसे, जिनकी संख्या होती है 4, ए ई उ री, ठीक है। अब आते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण में हमें क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें हस से दोगुना समय ज्यादा लगे वो हो जाते हैं हमारे दीर्घ स्वर, और उनकी संख्या होती है 7, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं देखिएगा, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हस से 3 गुना समय ज्यादा लगता है, ठीक है। मतलब हसु का उच्चारण हो गया, दीर्घ का 2 गुना हो गया। अब अगर दोनों का टाइम हम ऐसे कह सकते हैं, हसु को और दीर्घ को जितना उच्चारण करने में टाइम लगा है उतने से मतलब दोनों को में 3 गुना समय लग जाएगा, 3 टाइम ज्यादा, ठीक है। तो वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे और किसी का नाम पुकारते हैं, मतलब किसी को संबोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम ओम है, ओम साउंड बोले, ठीक है, ओम, ओम चैंटिंग में, तो ठीक है यहाँ पे 3 गुना समय लग रहा है, ठीक है। प्लुत स्वर होता है जिसका कुछ कुछ शाइन ऐसे होता है, ठीक है, प्लुत स्वर। तो और आगस स्वर है आ, ठीक है, जो आ है वो आगस स्वर है। ओ जैसे ऑक्सीजन, डॉक्टर, ठीक है, जो ओ है। अब विदेशी भाषाओं के शब्दों का आगमन हिंदी भाषा में अपने साथ ओ ध्वनि को लेकर आया है। इसका उच्चारण ओ, इसका उच्चारण आ और ओ ध्वनियों के मध्यवर्ती है, मतलब ओ भी नहीं है आ भी नहीं है, इन दोनों का बीच का है ओ, ठीक है। जैसे ऑफिस, हॉस्पिटल, कॉलेज, ठीक है, इनको मिलाकर हिंदी में कुल 12 स्वर हो गए हैं। इसके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, जैसे काल, काल मतलब समय, काल, काल, ठीक है, काल मतलब समय होता है, बोलने में सेम से लग रहे हैं लेकिन अंतर है। कॉल, कॉल मतलब किसी को बुलाना, अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में बताया गया। बाल है, बाल मतलब केस, ठीक है, सर के बाल, और बॉल, बॉल मतलब गेंद। हाल और हॉल, का, काफी मतलब बहुत है, कॉफी जो पेय पदार्थ है, ठीक है। अयोगवा, ये न तो स्वर है और न ही ये व्यंजन है। स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण ये इन्हें हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले लिखा जाता है, स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले लिखा जाता है, ठीक है। अयोगवा के भेद क्या होते हैं, अयोगवा के 2 भेद होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार कैसे होता है, वर्ण के ऊपर क्या होता है ना, सिंगल डॉट होती है, ठीक है, बिंदु होती है, और विसर्ग होता है आगे, अक्षर के आगे 2 डॉट होती है, और इसकी जो साउंड होती है वो होती है के जैसे। अनुस्वार के बारे में जान लेते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जो अनुस्वार का उच्चारण होता है वो होता है नाक से, ठीक है। और इसका चिन्ह होता है ये अंग, केवल नाक से उच्चारण होता है, ध्यान देंगे, अंग, ठीक है, जहां पे हम अपने कंठ से ध्वनि को बिल्कुल रोक लेते हैं, यहाँ से वायु को, अंग, केवल नाक से ध्वनि निकालते हैं, श्वास निकालते हैं। इसी स्वर तथा व्यंजन के सिर पर लगाया जाता है, कोई भी व्यंजन हो, कोई भी स्वर, उसको उसके ऊपर लगाते हैं, मतलब जैसे पंकज में प अंकज, अ अंग, क अंग कड, ठीक है, प अंग ख पंखा। अब विसर्ग की बात कर लेते हैं। तो विसर्ग का उच्चारण जो होता है के समान होता है, ठीक है, और इसका प्रयोग वर्ण के आगे 2 बिंदुओं के रूप में होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः तत्सम शब्दों के साथ होता है, जो तत्सम मतलब संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनके साथ होता है, जैसे प्राय और ये है, ठीक है, प्राय के साथ ये है की साउंड रहेगी इसके, तो प्रायः, अतः, इस तरह से। हिंदी वर्णमाला के वर्णों के अतिरिक्त हिंदी में चंद्र बिंदु भी होती है, इसको नहीं भूलिएगा। तो इन दोनों के, अनुस्वार के और विसर्ग के, अब इसके बाद हमारे ना ये चंद्र बिंदु होती है अनुनासिक, ठीक है, इसका प्रयोग होता है, इसका चिन्ह होता है ऐसे चांद के जैसा, और अंग ये डॉट लगा देते हैं, इसे अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिकता स्वर का गुण है। अनुनासिक में देखिए क्या होता है, इसके उच्चारण में ध्वनि जो निकलती है ना, मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर आती है। हमारे जो अनुस्वार था उसमें केवल नाक से ध्वनि आ रही थी, लेकिन अनुनासिक में क्या होता है, मुख के साथ साथ नाक से भी ध्वनि बाहर आती है, जो श्वास आती है, ठीक है। तो जैसे माँ, चांद, कुआं, इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हल चिन्ह क्या होता है देखिएगा, हलंत मतलब, हल से मतलब ये हलंत है, हलंत। तो व्यंजनों के लिए निर्धारित लिपि चिन्हों में ए स्वर समाहित होता है। अब जितने व्यंजन होते हैं ना, सब में तो ए स्वर होता है, जैसे कै है ना,
वैसे तो कै ऐसे रहेगा, ठीक है। अगर इस हलंत को हमें रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, कै प्लस ए होगा, तब जाकर ये हलंत यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कै माना जाएगा अपने आप में पूर्ण। और अगर ये ए नहीं होगा तो ये अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाएगा, ये मतलब हाफ है। जब स्वर रहित व्यंजन, अब यहाँ पे ये स्वर रहित माना जाएगा, व्यंजन का प्रयोग करना तो उसके नीचे हल का प्रयोग कर, हलंत का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। हलंत का प्रयोग करना जरूरी होता है। अगर स्वर रहित होगा, स्वर के साथ होगा तो हलंत नहीं लगाया जाएगा। अब देखेंगे हम व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता और जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखिए जो स्वर होते हैं उनको उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजनों में क्या करना पड़ता है, हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उनको उच्चारण करने के लिए, क्योंकि सभी व्यंजन अपने आप में अधूरे हैं, ठीक है। तो व्यंजन के भेद देखेंगे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख, जो श्वास है मतलब वायु मुख से विभिन्न अंगों से, हमारे जो मुख के अंदर विभिन्न भाग हैं, अंग हैं, उनसे स्पर्श करते हुए, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ, इनसे टच करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में बात हुई थी 25 लेटर्स, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, ठीक है। और जो क, ख, ग, घ, अंग, चा, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है। इन दो को अभी रीड नहीं करेंगे। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो ये 2 अतिरिक्त होते हैं, ड और ढ, भाषा को विकसित रूप है ये भी। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजन के मध्य होता है, स्वरों और व्यंजनों का मध्य का होता है, ठीक है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन से, य, र, ल, व, ठीक है। य, र, ल, व, ना ही तो पूरा हम स्वर के जैसे कंठ से बोल रहे हैं, ठीक है, और ना ही जैसे और बाकी व्यंजनों को बोलते हैं अलग अलग माउथ में, अलग हमारे जो स्पर्श करते हुए चलती है जिह्वा, उस तरह से भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाफ में बोला जा रहा है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण में वायु उच्चारण स्थानों से रगड़कर हमारे माउथ के अंदर, ठीक है, तो ऊष्म उत्पन्न करती है। ऊष्म मतलब थोड़ी गर्माहट, गर्मी उत्पन्न करती है, ठीक है। तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन से, श, श, स, ह, ठीक है। अब वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करेंगे। कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। वर्णों को उच्चारण मुख के अंदर अलग अलग स्थानों से होता है और मुंह के अंदर मुख्य भाग है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, जीभ, ठीक है। तो इनसे ही हम हमारे जीवा है अलग अलग पार्ट को टच करके बोलती है, ठीक है। तो वर्ण देखेंगे कौन सा वर्ण, ए, कै, खे, गे, घे, है, ये कौन से होते हैं, विसर्ग, ठीक है। तो जिनका उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, कंठ से होता है, ये कंठे हैं, ठीक है, ये कंठे वर्ण है। अब है ई, च, छ, ज, झ, य, श, ये होते हैं तालु से उच्चारण किया जाता है। री, ट, ठ, ड, ढ, र, श, ठीक है, ये मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। त, थ, द, ध, ल, स, ये दंत मतलब दांत से उच्चारित किए जाते हैं। उ, प, फ, ब, भ, ये ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। अंग, य, अण, न, म, ये नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। ए, आई, ये कंठ और तालु से बोला जाता है, ठीक है। ओ, औ, ये कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। व बोला जाता है दंत और ओ से, व, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है देखेंगे। दो विभिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन, ठीक है, जो अलग अलग मतलब भिन्न मतलब जो अलग होते हैं, तो जो 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। जिन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं होता, जिन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं होता उनका उच्चारण संयुक्त मतलब मिलकर रूप में से किया जाता है, उन दोनों को मिलाकर, ठीक है, और मिलाकर लिखे गए ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन है और इनसे बनाए गए फिर ये शब्द है, संयुक्त व्यंजन से बनाए गए शब्द है। तो देखेंगे संयुक्त व्यंजन से क्ष अक्षर है, ये वाला वर्ण है, तो किस किस से मिलकर बना है, इसमें स्वर नहीं है, कै प्लस श है, ठीक है, ए को नहीं लेंगे तो का, ये भी इसका अपना अलग मूल रूप है, का भी और श का भी अपना अलग मूल रूप है, ठीक है। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा तो ये अपने मूल रूप को छोड़कर एक नया ही अक्षर बनेगा, ठीक है। का प्लस श, क्ष, ता प्लस र, त्र, ऐसे ज प्लस
ज प्लस इया जिया, ठीक है, और श प्लस र श्र, श प्लस र श्र, इस तरह से ये इनसे शब्द बनेंगे। क्ष से जैसे क्षमा, कक्षा, क्षत्रिय, भिक्षा, त्रा से पत्र, त्रिकोण, त्रिकाल, क्षेत्र, ठीक है, और इसी तरह से श्र से हो जाएगा श्रवण, श्रम, परिश्रम, श्री, और ज्या से बन जाएगा ज्ञान, ज्ञाता, यज, ज्ञानी, ठीक है। अब देखेंगे द्वित्व व्यंजन क्या होता है। तो जो द्वित्व व्यंजन वही होते हैं जो सेम होते हैं, ठीक है, सेम व्यंजन 2 टाइम रिपीट हो। तो जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन से मिलती है, अपने समान मतलब सेम व्यंजन ध्वनि अन्य व्यंजन से मिल जाती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, रस्सी, कट्टा, पक्का, कच्चा, बच्चा आदि। अब इसमें हम देखेंगे एक ही व्यंजन 2 टाइम आ रहा है, एक ही वर्ण 2 टाइम आ रहा है, जैसे पक्का में का आ रहा है, सेम अक्षर 2 बार आ रहा है तो ये द्वित्व है। अगर सेम ही वर्ण 2 टाइम आ रहा है ना तो वो द्वित्व हो जाएगा। अब देखेंगे हम रह के संयोग के नियम, ठीक है, तो रह के भी हमने कई टाइम देखा, कहीं पे साउंड तो रह ही रहती है, ध्वनि तो रह ही रहेगी, कहीं पे मात्रा लगाते हैं तो कहीं पे रह का प्रयोग करते हैं, और मात्रा भी अलग अलग तरह की, ठीक है। स्वर रहित रह अपने आगे वाले वर्ण के सिर पर लग जाता है, स्वर रहित रह, ठीक है, अगर स्वर रहित रह तो अपने आगे वाले जो वर्ण है उसके ऊपर लगता है, इसको हम रेफ कहते हैं, जो मात्रा रह के ऊपर लगती है उसको रेफ कहते हैं। जैसे कर्म में कर्म साउंड देखेंगे कर्म, कर्म आ रहा है, ठीक है, तो जो म है उससे उसके ऊपर लग जाए, मतलब अपने आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। ऐसे कर्ज में, दर्शन में, दर्द में। रा से पूर्व यदि कोई भी स्वर रहित व्यंजन आता है, स्वर रहित व्यंजन रे से पहले की बात चल रही है, पहले बाद की कीजिए, अब उसके पहले की बात की जा रही है, ठीक है, तो रे उसके पैरों में लगता है, पैरों मतलब पदेन मात्रा, ठीक है, अक्षर के नीचे। जैसे कर्म है, क्रम है, क्रमांक है, क्र आ रहा है, क र, और स्वर रहित का, ठीक है, तो का के नीचे मात्रा लगेगी। प्रणाम, दरिद्र, उम्र, ठीक है। अब टा और डा के साथ अगर रा का संयोग बन पड़ता है ना, अगर ध्वनि आ जाती है टा के डा के साथ में रा, जैसे ट्रक वर्ड आ गया, ट्र रा ध्वनि बन रही है, ड्रम में बन रही है, ठीक है, तो रे उनके नीचे इस रूप में लगता है, ठीक है, पदेन है ये भी। जैसे ट्रक, ट्राम, ट्रेन, ठीक है, और ड्रामा, ड्रम, ड्रिकला, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स। तो स तथा तय के साथ रे का संयोग कैसा होता है, स और तय के साथ में देखिएगा, स रे आ जाए तो कैसे बनेगा, त्र, हाफ सा और त्र, ऐसे। सत्र जैसे स्तोत्र, सहस्त्र, स्त्राव, ठीक है, तरा मिलकर क्या बन जाता है, त्र बन जाता है। जैसे पत्र, मित्र, शत्रु आदि वर्ड, ठीक है। श के साथ रे का संयोग होने पर इसका रूप बदल जाता है। देखिए स के साथ अगर रे का संयोग हो जाए तो इसका रूप ही बदल जाता है, ठीक है। जैसे अगर श के साथ में रे आए तो बन जाएगा श्र, इसलिए जब वर्ण विच्छेद करते हैं श्र को हम श और रे राइट करते हैं, ठीक है। श्रीमान, श्रम। चलिए वर्ण विच्छेद की ही बात आ गई है। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने का वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है। अगर कोई शब्द है उसको हम वर्णों को अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे तो वही वर्ण विच्छेद होगा। इसके अभ्यास से वर्तनी की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे जलज शब्द है, जलज शब्द है, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, जय प्लस ए। अब ए क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि स्वर रहित ये होते नहीं है, ठीक है, स्वर के साथ होते हैं व्यंजन जो होते हैं, तो हम इनकी छोटी से छोटी ध्वनियों को लिखेंगे ना, ठीक है। वही वर्ण विच्छेद होता है जहाँ पे आप शब्द की छोटी से छोटी ध्वनि को भी लिखे। तो जय प्लस ए, ले प्लस ए प्लस जय प्लस ए, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें 6 आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 ध्वनियां, ठीक है। जय प्लस ए, ले ए, जय ए, ठीक है। जलज, ऐसी तिथि, पवन, चिड़िया, ठीक है। चलिए देखेंगे इसके कुछ मेन पॉइंट्स। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसे और खंड नहीं हो सकते, ठीक है, तो खंड से मतलब है टुकड़े, तो वह छोटी सी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। स्वर 3 प्रकार के होते, कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ठीक है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। फिर आते 2 विभिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो 2 विभिन्न मतलब अलग अलग व्यंजनों के योग से मेल से बने हो वो होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।